नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। अभी जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में आगजनी है, पाकिस्तान में लोग आपस से बाहर हैं, पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने सेना और सरकार को आड़े हाथों ले रखा है। पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में आज जो कुछ है वो कल किस नतीजे तक पहुँचेगा, आज अर्ध सत्य में हम इसी की पड़ताल करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। हमला उस काफिले में हुआ जो लाहौर से इस्लामाबाद चल रहा था। लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में इमरान खान के उस गाड़ी के ऊपर या यूँ कहिए कि उस कंटेनर के ऊपर हमला हुआ जिस कंटेनर पर वो सवार थे। उनके आजू बाजू के 4-5 लोगों को गोलियां लगी, इमरान खान को भी गोली लगी। इमरान खान आज की तारीख में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं। एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कैसे एक महिला पुलिस की बंदूकों के सामने खड़ी है, कैसे लोग सेना के टैंक के ऊपर चढ़ करके हंगामा कर रहे हैं और कैसे लोग सेना के टैंक के आगे सीना ताने खड़े हैं, सेना को लानत भेज रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने आपको बार बार युद्ध में हराया है, आप 65 से लेकर के 99 यानी करगिल तक हारते रहे, लेकिन आज आपका टैंक हमारी तरफ आ रहा है। आप चाहें तो हम पर टैंक चला दें, आप चाहें तो गोलियां चला दें, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और जिन लोगों ने ये गलत किया है उनके साथ सलूक वैसा होना चाहिए। मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान के भीतर और इमरान खान के समर्थक सड़कों पर जो हंगामा कर रहे हैं उसकी गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान के भीतर के हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। सड़कों पर आपे से बाहर पीटीआई के लोग हैं, इमरान के समर्थक हैं। मैं आपको 2 बयान सुनाना चाहता हूं। एक महिला जो पीटीआई समर्थक है, उसके साथ एक बुजुर्गवार महिला भी हैं। वो बता रहे हैं कैसे पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल बाजवा और पाकिस्तान की सरकार चला रहे शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं सरासर नाइंसाफ़ी है, जमहूरियत के खिलाफ है। और एक आदमी जो इमरान का समर्थक है, सेना के जवानों के सामने खड़ा है, आपे से बाहर है, आग बबूला हुए जा रहा है और ये बार बार कह रहा है कि मेरे इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो समूचे पाकिस्तान को आग लगा दूंगा। वो महिला और वो पुरुष दोनों जो इमरान खान के हक़ में खड़े हैं और पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, दोनों को सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसके दिल की आवाज़ क्या है। कौन किसको पकड़ेगा? ये लोग सिर्फ हमें पकड़ सकते हैं, हम मजलूमों को, हम जो कमजोर लोग हैं उनकी ज़ुबानें बंद कर सकते हैं, ताकतवर को नहीं पकड़ सकते। इनकी इतनी औकात ही नहीं है। नहीं, आपको ये श्योरिटी क्यों है कि इसके पीछे जनरल बाजवा ही है? मेरी बात सुने, सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, मेरी बात सुने, 2 चीजें। खतरा किस? अरशद शरीफ लिखे सदर पाकिस्तान जस्टिस को कि मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है DGISI, DGSPR, वो कहता है हमें तो पता ही नहीं था कि उसको जान का खतरा है। मेरी तो रोज बात होती थी। तो वो खत किसको लिखे थे भाई? कहाँ से आगे वो खत? मुझे पता है, इस बच्चे को पता है अरशद शरीफ को थ्रेट था, इनको नहीं पता। ISI एजेंसी पाकिस्तान की क्या दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अमेरिका डरता है इस एजेंसी से, हमें फख्र है इस एजेंसी पे, पर ऐसी एजेंसी पे लानत है जिसको ये नहीं पता कि उसका लीडर उस पर हमला होने वाला है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अदारे को कमजोर नहीं, ना जी ना जी ना जी। हम लोग क्यों इस चीज के ऊपर प्रेशराइज किया हुआ है कि बाजवा का नाम का मतलब इदारा है? बाजवा इदारा है, इदारा नहीं है। अदारे से बाजवा है, बाजवे से अदारा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है। इदारा को खतरा है बाजवा से, अदारा हमारे बाजवा से, बाजवा से इदारे को खतरा है, इदारे को बाजवा से खतरा है और इस वजह से बाजवा वो इदारा नहीं है। ये क्यों आप लोगों ने जहनों में बिठा लिया है कि बाजवा पे तनकीद जो है वो इदारे पे तनकीद है? इदारा हमारी जान है,
पे अगर देखा जाए, लोग जान देते हैं, अगर इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए, बाजवा नामंजूर। उसी के चमचे है ना, उसी जो बाइडेन के चमचे है ना, सीख लें उससे। तनकीद क्यों नहीं हजम होती, क्यों नहीं हजम होती? क्या करेंगे? मार देंगे, मार दो। इमरान खान को कुछ हुआ तो निजाम की जिंदगी जाती फेर देंगे। मैं अपने घर से उठ के आया हूँ। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तबाही कर देंगे इस मुल्क के। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो नहीं छोड़ेंगे किसी को। किसने हमारे इमरान खान को आग लगा देंगे, आग लगा देंगे अपने जिस्मों को। किसी की जरूरत नहीं है मेरे लीडर के खिलाफ कोई देख सके। कौन है वो कौन है? वो कौन है जिसने मेरे कान पर हाथ उठाया? मैं वो हाथ तोड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मेरे कान पर किसने हाथ उठाया? किसने गोली चलाई है मेरे कान पे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर के लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के लोगों की राय रही है कि इमरान खान को सत्ता से बाहर करने, उनके साथ जो दल थे उनको वहां से हटा करके विपक्ष के साथ लामबंद करने, उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ करके और फिर शहबाज शरीफ को समर्थन दिलवाने और मौजूदा जो सरकार शहबाज शरीफ की है उसको वहां ला करके बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने। इसीलिए पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक और वैसे लोग जो अभी तक इमरान खान के साथ नहीं थे लेकिन इस हमले के बाद वो इमरान खान से हमदर्दी रखने लगे हैं, वो तमाम लोग जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उनकी राय जो है सेना प्रमुख के विरोध में खड़ी होने लगी है और आप देखेंगे पाकिस्तान में तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जनरल बाजवा गो बैक, जनरल बाजवा गो बैक के नारे लगने लगे हैं। ये नारे अलग अलग शहरों में ज़रूर हैं लेकिन इन नारों को आप सुनिए, इन नारों से आपको इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान में सेना का जो मुखिया है, पूरी सेना नहीं लेकिन सेना का जो मौजूदा मुखिया है उसको लेकर के लोगों के बीच में कैसी राय बनने लगी है। ये नारे सुनिए आप। हमें चाहिए आज़ादी, इस बात के नारे जो हैं वो लगने लगे हैं पाकिस्तान के भीतर। दरअसल इमरान खान जो अपना मार्च लेकर के लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले हैं, उस मार्च में यह नारा लगातार गूंजता रहा है। इमरान खान के मार्च का नाम है हकीकी आज़ादी, यानी कि वास्तव में हमको स्वतंत्रता चाहिए। आज़ादी का मतलब ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अमेरिका की पिट्ठू है, जो मौजूदा सेना प्रमुख है वो अमेरिका का पिट्ठू है। बाहर के देशों ने, विदेशी ताकतों ने यहाँ की सरकार को जमा रखा है, यहाँ के सेना प्रमुख को बिठा रखा है और जब तक ये लोग हैं तब तक पाकिस्तान के आम आवाम के ऊपर इनका शिकंजा बना हुआ है। दरअसल सरकार पाकिस्तान के आवाम की नहीं है, ये सरकार बाहरी है, इसलिए इमरान खान इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते रहे हैं। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने जनमत तैयार करने की कोशिश की है और उन पर जो हमला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान का एक बड़ा तबका इमरान खान के साथ धीरे धीरे लामबंद होता चला जा रहा है। एक बड़ा जनमत इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के साथ खड़ा होने लगा है और शहबाज शरीफ की सरकार है या फिर जो सेना प्रमुख बाजवा हैं, दोनों की रात की नींद उड़ गई है। आप देखेंगे पाकिस्तान में शायद ये पहली बार है कि रावलपिंडी जहां सेना का मुख्यालय है वहां लोगों ने मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया, सेना के टैंक के ऊपर चढ़ कर के प्रदर्शन किया है। पेशावर में जो कोर कमांड का ऑफिस है वहां प्रदर्शन किया है, लाहौर में प्रदर्शन किया है। जितनी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेना के अलग अलग कोर कमांड्स के सामने लोगों के प्रदर्शन की है। सेना को लेकर के जो नाराज़गी है, गुस्सा है, उसको लेकर के है और ख़ास करके सेना प्रमुख जनरल बाजवा के खिलाफ है। इसलिए ये तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के इतिहास में अपनी तरह की इकलौती और अलहदा तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में आदमी जो है वो जनरल बाजवा को लेकर के एक अलग तरह की राय रखने लगा है। उसको ये लगता है कि सेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सेना ने मुल्क के लिए बहुत काम किया है, सेना ने मुल्क को महफूज रखा है, लेकिन सेना का जो मुखिया है आज की तारीख़ में वो गद्दार है।
वो दूसरे देश का प्यादा है, पिट्ठू है और उसने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ की सरकार को बिठा रखा है, जिस सरकार को लोकतंत्र में यानी कि चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। बहुमत का जुगाड़ करवाना, इमरान खान की सरकार को डिपोज करना, हटाना और जो लोग इमरान खान के साथ थे उनको तोड़ करके शहबाज शरीफ के साथ करना, ये सारा जो धटकर्म है ये सेना प्रमुख बाजवा ने किया है। इसलिए सेना के तमाम मुख्यालयों और कोर कमांड्स के ऑफिस के सामने लोगों के प्रदर्शन हैं। आप फिर से सुनिएगा कि गो बाजवा गो के नारे लगते हैं और हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगते हैं। ये नारे जो हैं पाकिस्तान में पहली बार इस तरीके से लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो कुछ भी अब हो रहा है वो एक अलग तरह का संकेत दे रहा है, खतरे की घंटी की तरह है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज की तारीख में कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, यह बताने के लिए मैं आपको उन तक ले चलूं, उससे पहले उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों के बीच लेकर के चलता हूं। इमरान खान का आरोप ये है कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, जनरल बाजवा जो सेना के प्रमुख हैं और आईएसआई चीफ, इन तीनों लोगों ने साजिशन उनके ऊपर हमला करवाया है। इन तीनों लोगों के निशाने पर वो लोग रहे हैं और ये तीनों नहीं चाहते हैं कि इस्लामाबाद तक उनकी पार्टी का मार्च पहुँचे और ये तीनों चाहते हैं कि इमरान खान उनके रास्ते से हट जाएं। इसलिए इन तीनों की एक बड़ी और गहरी साजिश रही है इमरान खान पर हमला करवाने की। लेकिन सरकार कहती है कि इमरान खान जो कुछ भी कह रहे हैं सरासर बेबुनियाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार के एक हलके में यह भी बात कही जा रही है कि इमरान खान ने अपने ऊपर अपने ही लोगों के ज़रिए हमला करवा लिया है। लेकिन पीटीआई यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, वो सरकार पर कैसे सवाल उठा रहे हैं, सेना के ऊपर क्यों वो सवाल उठा रहे हैं, यह बात आपको समझ आएगी जब आप तस्वीर देखेंगे और पीछे से एक महिला की आवाज़ आ रही होगी। उस महिला की आवाज़ को सुनिएगा। जब हमने एफआईआर नहीं करवाई, आपने जांच बिठा करके तुरंत फौरी तौर पर एक नतीजा निकाल लिया। नतीजा किस आधार पर, जांच कैसे हुई, हमने कहाँ कुछ कहा है, हमारी बात दर्ज कहाँ हुई है, मुकदमा कहाँ है, जांच किस तरीके से हुई है, उसका तरीका क्या रहा है, कौन से लोग रहे हैं, आपने कैसे ये तय कर लिया कि नतीजा यही है। ये सारी बातें आपको पीछे से सुनाई पड़ेंगी और यह पीटीआई के आम लोगों की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जो आम आवाम है उसका बहुमत कमोबेश यही कह रहा है। ये कातलाना हमला हुआ बजाय इसके कि हुकूमत वक्त अफसोस करती, साथ सॉलिडेरिटी करती। उन्होंने एक रट्टी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और स्टेट टीवी पे जिसने हमला किया था उसकी चलानी शुरू कर दी और इंडोर्समेंट शुरू कर दी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं हुई, जीआईटी नहीं बनी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, एफआईआर अभी लॉन्च हमारी तरफ से हुई है। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि बग़ैर मुद्दई के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आपने कैसे कह दिया कि फलाने ने कत्ल किया। हमें असल कातिल चाहिए। हमें इस जो कत्लाना हमला हुआ है खान साहब के ऊपर, कौन सा बंदा उसके खिलाफ नहीं है सवाए इस सवाल के। अब वो इससे ज्यादा ताकत से अगर हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। आपने एक लीडर पे नहीं खोला, आप पब्लिक को मार रहे थे। वादा करता हूँ इस रिपोर्ट की गवर्नमेंट से कि हम उनकी नस्लों का खून बहाएंगे। परवेज इलाही साहब को भी इनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना चाहिए था। असद रखी जान तली थे, तू नट जान बचानी है। कायदे आज़म ने कहा था कि एक सिविलियन को हक है वो अपने मुल्क के सियासी फैसले करे। हम अपनी जान के नजराने पेश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे लीडर जख्मी हो गया। इमरान खान मेरा लीडर है। एक दरिंदा को लड़का रहे और इनका कंध को सर से प्रबोध कर दे। वो लफाज नहीं है, बयान नहीं कर सकते, उसके लिए हमारी जान हाजिर है। ये पाकिस्तान के भीतर इमरान खान को लेकर के लोगों की राय है। इस राय ने बताया है कि सरकार वहाँ की शहबाज शरीफ की और सेना, इन दोनों के लिए चिंता की बात है।
इन दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है और ये दोनों इमरान खान के मौजूदा मार्च से अगर परेशान हैं तो उसके कारण वाजिब हैं। इमरान खान को लगता है कि जिस तरह का जनमत उनके साथ खड़ा हुआ है, हाल में जो बाईपोल्स हुए उन बाईपोल्स में उनकी पार्टी को बेहिसाब सीटें मिली हैं। 10 सांसदों की सीटें थीं, उसमें से 6 सीटें पाकिस्तान में पीटीआई को मिली हैं। उसी तरीके से पंजाब, जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ जो चुनाव हुए उसमें 2/3 सीटें इमरान खान की पार्टी को मिली हैं। तो जो मौजूदा माहौल देश के भीतर है, उस माहौल को देखते हुए इमरान खान चाहते हैं कि वहाँ चुनाव जल्दी हो जाएं और इस जल्दी चुनाव के कारण ही उन्होंने ये मार्च निकाला है। लेकिन एक कारण और है, वो कारण है अरशद शरीफ की हत्या। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान में इमरान खान के बहुत ही करीबी पत्रकार रहे, वहाँ ARY चैनल है, उसके पूर्व एंकर और जर्नलिस्ट रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिलती रहीं बकौल इमरान खान। क्योंकि वहाँ सरकार और सेना इन दोनों के धतकर्मों की वो पोल खोलते रहे हैं, लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से वहाँ की मिली भगत है, जो साठगांठ है, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ थे अरशद शरीफ। अरशद शरीफ को जब धमकी मिलने लगी पाकिस्तान में तो वहाँ से दुबई गए, फिर वहाँ से वो कीनिया चले गए। कीनिया की राजधानी में जब वो अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे थे कार में, उसी दौरान वहाँ की पुलिस ने घेर करके उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई, उनको गोली लगी और वो वहीं मर गए। कीनिया पुलिस ने कहा कि दरअसल एक अपहरण हुआ था, अपहरण के मामले में हम लोग अपराधियों की तलाश में थे, अपहरणकर्ताओं की तलाश में थे और ये गलत पहचान के चलते गोली चल गई और उनकी अरशद शरीफ की हत्या हो गई। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं मानते रहे। इमरान खान ने लगातार ये कहा कि दरअसल सिर्फ पीछे ISI है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खुफिया एजेंसी जो सेना के तहत काम करती है। बुश खुफिया एजेंसी ने अरशद शरीफ की हत्या करवाई। तो इस तरीके से जितने भी लोग सरकार और सेना के खिलाफ पाकिस्तान में बोल रहे हैं, सबकी ज़ुबान गांठी जा रही है, सब मारे जा रहे हैं, सब दबाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक माहौल ख़त्म हो रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। शरीफ शहीद क्यों हुआ है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अशरफ शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हो, ज़मीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं, वो सहाफी जो शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफी देखा हो, जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। दूसरा, देखिए, वो हमेशा से उनके ख़ानदान में गाजी भी हैं, शहीद भी हैं। सो उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में ही उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। इमरान खान इन दोनों बातों को लेकर के पाकिस्तान में खड़ा हुए हैं। जल्द चुनाव कराए जाएं और यह जो गैर लोकतांत्रिक हत्याएं या फिर दबाने का काम हो रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि सेना प्रमुख का जो फैसला है, जैसे जनरल बाजवा को इसी महीने रिटायर होना है, एक नया सेना प्रमुख आएगा या बाजवा को फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा, यह दोनों बातें अभी एक सवाल की तरह हैं, इनका जवाब नहीं है। लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि चुनाव हो और चुनाव के बाद आने वाली सरकार ये तय करे कि सेना प्रमुख कौन होगा। इमरान खान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आज की तारीख में जनमत उनके साथ है, उनकी पार्टी के साथ है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि सत्ता में उनकी पार्टी या वो आ जाएंगी।
इसलिए वो बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। दबाव उनका इसी वजह से है। अब मैं आपको इमरान खान की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ। इमरान खान की एक तस्वीर है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है लाहौर में, और वो उस नौजवान के साथ हैं, उसको अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं जिसने उनकी जान बचाई। इमरान खान की जब उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, जो 4-5 लोग घायल हुए, उनमें से वह नौजवान इमरान खान को खींच करके और बचा करके नीचे ले गया। उसको वो दुआएं दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का हीरो बता रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि जब कभी मैं वज़ीराबाद आऊँगा तो तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। यह पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरीके से इमरान खान इस नौजवान के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तिसाम, हाँ जी, ISM तुम पाकिस्तान के हीरो, आप हीरो हैं। बड़े तुमने दिलेरी दिखाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे दोस्त हैं और अम्मी है, अम्मी मेरी मेरे से भी बड़ी सपोर्टर हैं आज। अच्छा, तो उनको दिल का अटैक था 2 हफ्ते पहले, तो बड़ी मुश्किल के 2 दिन उनके लिए गुजरे हैं। तो आप जब कभी वज़ीराबाद आए, मेरा तुम्हारे से वादा है, ये तुम याद रखना, जब वज़ीराबाद जाऊंगा मैं इनके घर जाऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके खिलाफ कई संगीन मामले पाकिस्तान में दर्ज हैं और इसी वजह से वो नहीं आ रहे थे, अब आने की तैयारी में हैं। और यह बात बार बार इमरान खान अपनी रैलियों में भी करते रहे हैं कि यह दरअसल भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की एक ऐसी सरकार है जो अपने ऊपर लगे सभी गंभीर आरोपों को ख़त्म करना चाहती है और इस देश की समूची व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के पूरे पाकिस्तान को खोखला और खाली करना चाहती है। इमरान खान की पार्टी अब नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ के उन बयानों को दिखा रही है पब्लिक फोरम पर, जिन बयानों को उन लोगों ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ दिया था। जनरल बाजवा ने ही नवाज शरीफ को इस देश से बाहर भेजा, ऐसा उनकी पार्टी के लोग मानते रहे हैं, और जनरल बाजवा ने ही इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया, ऐसा इमरान खान की पार्टी के लोगों की राय रही है, बल्कि भरोसा रहा है। अब आप सुनिए कि इमरान खान की पार्टी नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ दोनों के बयान जो आर्मी प्रमुख बाजवा के ख़िलाफ़ रहे हैं उसको किस तरीके से सुना रहे हैं और वो बयान क्या हैं। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। 1 या 2 अफराद इदारा नहीं हुआ करते, 1 या 2 अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। आपने सुना कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, और फजलुर रहमान जो आज गठबंधन सत्ता में है पाकिस्तान के, उसका एक नुमाइंदा वो भी हैं, उनकी पार्टी भी गठबंधन में शामिल है, सरकार में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मोर्चा निकाल चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान के बहुत बड़े विरोधी माने जाते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में मैं आपको 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। 11 दलों का गठबंधन है और ये 11 दलों का गठबंधन, उसकी अगुवाई
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN कर रही है, जिसके मुखिया हैं शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री हैं। दूसरा जो बड़ा घटक दल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो उसके नुमाइंदा हैं और विदेश मंत्री हैं। और तीसरा जो बड़ा दल है वो फजलुर रहमान का है, जमात इस्लामी पाकिस्तान, और फजलुर रहमान इस गठबंधन के नेता हैं। तो 11 दलों का गठबंधन पाकिस्तान में सरकार चला रहा है और माना यही जाता है कि सरकार को पीछे से अगर किसी ने अपनी शह दे रखी है, अपना समर्थन दे रखा है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अब सवाल ये है कि बाजवा और इमरान खान के बीच में लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई बताऊँ इससे पहले हाल में जो टकराव रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। इमरान खान ने जिस रोज़ यानी कि 28 अक्टूबर को लाहौर से अपना मार्च निकाला इस्लामाबाद के लिए, ये लगभग 350 किलोमीटर का फासला है और उनको 4 नवंबर को पहुंचना था, लेकिन 3 नवंबर को ही उनको गोली लग गई। और कहा यह जाता है कि इमरान खान ठीक होकर के फिर अपना मार्च लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी कि पाकिस्तान में टकराव के हालात आगे भी हैं, इस बात की आशंका पूरी की पूरी बनी हुई है। तो जिस रोज़ लाहौर से मार्च निकाल रहे थे इमरान खान, उस रोज़ पाकिस्तान में ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ISPR की, उसके साथ नदीम अंजुम भी आकर के बैठे और नदीम अंजुम ने कहा कि इमरान खान के जो भी आरोप हैं दरअसल वो बेबुनियाद हैं, वो फिजूल के हैं और वो सियासी साजिश के तहत आरोप ISI और सेना के ऊपर लगा रहे हैं। मामला ये है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान लगातार ये कह रहे थे कि कीनिया के भीतर जिस पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या हुई उसकी हत्या ISI ने करवाई, जिसका जिक्र मैंने पहले आपको किया। दूसरा ये है कि मौजूदा सरकार और सेना ये दोनों अमेरिका के पिट्ठू हैं, उसके इशारे पर ये दोनों काम करते हैं और पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसके ख़िलाफ़ हैं। नदीम अंजुम ने इमरान खान के ऊपर एक संगीन आरोप लगाया। आरोप ये कि इमरान खान दिन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गद्दार कहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उसी सेना प्रमुख के साथ बात करना चाहते हैं, बात करते हैं। वो अपने लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, अपनी सियासत को बेहतर करना चाहते हैं और यह बात सेना प्रमुख को मंजूर नहीं है। नदीम अंजुम ने जो कुछ भी कहा आप उसको सुनिए, उसके बाद इमरान खान को सुनिए, क्योंकि जैसे ही ISI प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद लाहौर में इमरान खान खुल करके बोलने लगे। उन्होंने कहा कि बस मुल्क का लिहाज कर रहा हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए, कि आपके ख़िलाफ़ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सारे धर्म मुझे पता हैं। पहले आप सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो ISI के चीफ हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के नेता इमरान खान। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना है। और मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफ़र है, तो माजी करीब में इतनी तारीफ़ों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफ़र है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना है तो रहें। और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, वो भी आपका हक़ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं।
मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आप सुन रहे थे। अब सवाल ये है कि बाजवा जो कभी बहुत करीबी हुआ करते थे इमरान खान के, उनके नज़दीकी विश्वास पात्र हुआ करते थे, उनके साथ इमरान खान की ठनी क्यों? 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और इमरान खान की सरकार बहुमत के साथ आई। कहा यह जाता है कि इमरान खान की पाकिस्तान में ताजपोशी के पीछे पाकिस्तान की सेना और ख़ास करके वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा का हाथ रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इमरान खान सत्ता में आएँ। इमरान खान सत्ता में आ गए। उसके बाद एक टकराव शुरू हुआ आईएसआई चीफ को लेकर के। इमरान खान के खासम खास और बहुत नज़दीकी माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आईएसआई के प्रमुख हुआ करते थे। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो तालिबान की हुकूमत में वो खुद काबुल गए और वहाँ उन्होंने अलग अलग धड़ों से बातचीत की। वहाँ की सरकार को बनवाने में फैज़ हमीद की बड़ी भूमिका रही, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से परमिशन नहीं ली, बल्कि प्रधानमंत्री के कहने से वो गए। जनरल बाजवा को लगा कि अगर फैज़ हमीद इस तरीके से नाफरमानी करते हैं, उनको नहीं पूछते हैं, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आईएसआई का मुखिया सेना का प्रमुख जो होता है उसका विश्वास पात्र होना चाहिए। जनरल बाजवा ने यह सोच लिया कि अब फैज़ हमीद को यहाँ से हटाना है और अपने विश्वास पात्र को आईएसआई प्रमुख बनाना है। उनके जो अपने विश्वास पात्र थे खासम खास, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। पिछले साल नदीम अंजुम को आईएसआई प्रमुख बना करके जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को पेशावर कोर कमांड भेज दिया, लेकिन उनके फैसले पर प्रधानमंत्री इमरान खान, क्योंकि तब प्रधानमंत्री इमरान खान ही थे, दस्तखत नहीं किए। एक टकराव सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में लगातार चलता रहा। लगभग 25 दिनों के इस टकराव के बाद आखिरकार जनरल बाजवा के दबाव में इमरान खान ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिए जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई प्रमुख बनाने का था, और जो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि अब आईएसआई प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो इमरान खान के खासम खास हैं, वो नहीं हैं, बल्कि अब वो व्यक्ति है जो जनरल बाजवा का विश्वास पात्र है। यहाँ से टकराव शुरू हुआ। इमरान खान को लग गया कि अब अगर जनरल बाजवा बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। दो बातें समझना है आपको। जब 2018 में इमरान खान सत्ता में आए तो 2019 में जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे। इमरान खान ने जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया। नवंबर 2019 का एक्सटेंशन इस साल नवंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है। इसी महीने जनरल बाजवा को रिटायर होना है। इमरान खान ने सोचा कि मेरी सरकार को 2023 तक जाना है। जब नवंबर में बाजवा रिटायर हो जाएंगे उसके बाद वो फैज़ हमीद को पेशावर कोर कमांड से ला करके सेना प्रमुख बना देंगे, तो सेना प्रमुख उनका अपना होगा, और जब अगला चुनाव होगा 2023 का तो सेना पूरी की पूरी इमरान खान के साथ खड़ी हो सकती है। तो जिस तरीके से 2008 के चुनाव में सेना का समर्थन उनको मिला था, उसी तरीके से 2023 के चुनाव में उनको सेना का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा ने यहाँ अपना चाल चलना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जो बिसात बिछाई उसके ऊपर इमरान खान को शह और मात देने का प्लान था। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए एक साजिश शुरू हो गई। उसका हिस्सा थे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा को लग रहा था कि वो रिटायर 2000 नवंबर में हो जाएंगे 22 के, लेकिन इमरान खान अगर सत्ता में रहते हैं और फिर से उनकी वापसी होती है तो उनके लिए, यानी कि जनरल बाजवा के लिए दिन लद जाएंगे, मुसीबत और मुश्किल भरे होंगे। इसीलिए इमरान खान की पार्टी के सांसदों और उनको समर्थन दे रहे दलों को हटा करके विपक्ष के साथ लामबंद कर दिया गया, और बहुमत जो इमरान खान के साथ था वो चला गया शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बने गठबंधन की तरफ। सरकार बन गई। अप्रैल 2022 में इमरान खान सत्ता से बेदखल हो गए। शहबाज शरीफ की अगुवाई में एक सरकार आ गई। अब इमरान खान सरकार और सेना दोनों को निशाने पर लिए हुए हैं। दोनों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और दोनों के विरोध में वो जनमत तैयार कर रहे हैं। इसी जनमत तैयार करने का एक नाम या एक मुहिम, एक अभियान वो मार्च है जो लाहौर से इस्लामाबाद को जा रहा है।
जिस मार्च में बीच रास्ते में इमरान खान पर गोलियां चली हैं वो घायल हैं, लेकिन जिस मार्च को वो ठीक होते ही फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इमरान खान को सुनिए, जब लाहौर से वो निकल रहे थे उस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ़ की। क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम को बार बार ये बताना चाहते हैं, जब से सत्ता से वो बेदखल हुए हैं तब से वो लगातार कहते रहे हैं कि एक हमारा मुल्क है जो किसी देश के इशारे पर चलता है, और एक हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है जो ये सुनता ही नहीं कि अमेरिका क्या कहता है और रूस क्या कहता है। उसकी अवाम, उसकी जनता के हक़ में जो बेहतर होता है वहाँ की सरकार वो फ़ैसला लेती है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी सरकार रहे जो आज़ाद ख़याल हो, जो अपने मुल्क की बेहतरी खुद सोचे, जो अपने मुल्क की तकदीर और तस्वीर खुद के हाथों संवारने का हुनर रखती हो और वो हौसला रखती हो। इमरान खान बार बार हिंदुस्तान की तारीफ़ करके अपने अवाम को कहते हैं कि ये जो सरकार है, ये जो सेना है, ये पिट्ठुओं की है, ये प्यादे हैं, इनको हटाना ज़रूरी है और पाकिस्तान के हक़ में यहाँ के अवाम की खातिर एक ऐसी सरकार को लाना ज़रूरी है जो मुल्क के लिए खुद फैसले करे। इमरान खान को सुनिए। हमें ये कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिसमें मेरे लोग आजाद हों। ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते, DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। और मैं आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इमरान खान के हक़ में लोग खड़ा क्यों होने लगे। जब वो प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार चलने लगी, 3.5 साल जब हुकूमत चली तो लोग उनसे नाराज़ थे। पाकिस्तान के भीतर जब भी आम आवाम से आप बात करते थे या वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पर या सोशल मीडिया पर जब सरकार को लेकर के लोगों की राय सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि इमरान खान ने अपना विश्वास, अपनी साख गंवा दी है। कारण 2 थे। पहला ये कि पाकिस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान इस हालत में नहीं था कि वो जो कर्ज ले चुका है उसका ब्याज भी चुका सके, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा था, वहाँ की माली हालत बिगड़ती चली जा रही थी। और दूसरा महंगाई, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, साग सब्जी, आटा चावल, दाल से लेकर के पेट्रोल डीजल तक, उन सब के दाम लगातार बढ़ते चले गए। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होने लगा। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद सिर्फ 6 साढ़े 6 महीने हुए हैं, लेकिन अब लोगों को लगता है कि इमरान खान ने जहां मुल्क को छोड़ा था उससे हालत लगातार ख़राब होती चली जा रही है। जो दाम 150 रुपये थे वो 250 रुपये के आसपास चले गए हैं और इमरान खान अपनी मार्च जो लगातार वो लेकर के चल रहे थे, जो रुका हुआ मार्च है, जो मार्च आगे बढ़ेगा, उस मार्च के दौरान भी उस बात का जिक्र करते थे कि मैंने जहां सामान के दाम को छोड़ा था वहां से लगातार महंगाई बढ़ती चली गई है। वो कहते हैं कि फजलुर रहमान, पेट्रोल डीजल का जब भी जिक्र कहते हैं तो फजलुर रहमान का जिक्र करते हैं कि फजलुर जो पाकिस्तान में गठबंधन सरकार का एक हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान में गठबंधन सरकार चल रही है उसके मुखिया हैं, उस मोर्चे के मुखिया हैं, उस फजलुर रहमान पर ताने कसते हैं, तंज कसते हैं इमरान खान। पेट्रोल डीजल के दाम का जब जिक्र कर रहे थे तो कैसे उन्होंने अपने आप को रोका और कहा कि माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल डीजल नहीं, फजलुर बढ़ गया है और फजलुर के दाम बढ़ गए हैं। तो इमरान खान गोली लगने से ठीक पहले मार्च में जब लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो वो महंगाई को लेकर के क्या कह रहे थे, यह आप सुनिए ज़रा। जब से यहाँ किसान है, ये चावल का इलाका है, किसानों को आज पता है कि हमारे वक्त पे डीजल जो ट्यूबवेल पे इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर पे इस्तेमाल होता है, सॉरी मैं गलत से कह गया,
फजल रहमान जो इस्तेमाल होता है इन सारी चीजों में, 150 रुपए लीटर कीमत थी फजल रहमान की जब हम थे 6 महीने पहले। आज 236 रुपए पे फजल की कीमत ऊपर चली गई है। पेट्रोल वो भी 150 रुपए लीटर। तो ये जो सारी महंगाई हुई है, ये जब से चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। बिजली के बिल जो लोगों के पास आ रहे हैं, सबको सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि सारी चीजें महंगी हो गई। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। तो आगे जाके मैंने ये सवाल करने हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार। भाई ये जो सब्जियां हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज में हैं, यानी कि खाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि गोश्त की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। अब सब्जियों पे में ये देख लें कि जो मसाला जात होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लीमू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, धनिया, पुदीना, उसमें आप ये देख लें। हाँ जी, अच्छा, ये जो हरी मिर्च की कीमत जो है वो फी किलो 400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, ये इस तरह से अभी आपको जरा कंपैरिजन बताएंगे कि इससे पहले जो हरी मिर्च थी वो 30 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपए पाव होती थी, यानी कि 200 रुपए किलो थी। अब ये है 200 या उससे भी कम होती थी, यानी कि किलो लें तो उस पर हो जाता था। लेकिन अब ये है कि 400 रुपए फी किलो, यानी कि 100 गुना से ज़्यादा इजाफा उसमें कर दिया गया है, 100% से ज़्यादा। अच्छा, टमाटर की कीमत देख लें जी, 60-70 रुपये 100 रुपये में दस्तियाब होते थे, अब जनाब वो 250 से 300 रुपये तक एक बार फिर से पहुंच गए। प्याज 60-70 रुपये में होते थे, अब 150 से 175 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये एक एवरेज हम रेट्स बता रहे हैं, कहीं पे 200 भी होगा। मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो 520 रुपये, जबकि अंडे फ़ी दर्जन हैं 160 से 100 नहीं भाई 230, 250, 260, 240 कल की बात है, कल परसों के खरीदे कहाँ से ये। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर के वहाँ के पत्रकारों को आप सुन रहे थे। उसके पहले इमरान खान डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के बता रहे थे कि हालात कितने नाजुक हो चले हैं पाकिस्तान में, और किसान से लेकर के आम शहरी तक परेशान है महंगाई से। हाल में जो पाकिस्तान में बाढ़ आई, पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी इस तरह की भीषण बाढ़ नहीं आई थी। 2/3 पाकिस्तान उसमें डूब गया, 3 करोड़ लोग बेघर हो गए और दाने दाने को लोग तरस रहे थे। उस समय सरकार की मदद कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों कहीं कहीं जा कर के लोगों से मिलते जुलते रहे, ज़मीन पर बैठ कर के लोगों का दुखड़ा या उनका दुख दर्द सुनते रहे, लेकिन मदद के नाम पर लोगों तक बहुत कुछ पहुंचा नहीं। दुनिया के तमाम देशों से जो मदद आई वही कहीं कहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरे जैसी थी या समंदर में लोटे में भरा पानी जैसा। इसलिए उस मदद को लेकर के भी आप बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार से जो नाराज़गी लोगों की रही है वो उस बाढ़ से पैदा हुई, और महंगाई उसके ऊपर आकर के जैसे जले पर नमक। तो बाढ़ और महंगाई ने मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ एक माहौल जो बनाया, उसको इमरान खान ने समझा और एक आंदोलन की शक्ल में उसको खड़ा किया। अब सवाल ये है कि जनरल बाजवा को लेकर के जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग नाराज़ हो रहे हैं या इमरान खान लगातार हमलावर हो रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति जो सरकार में या सत्ता में आना चाहता है सेना को या सेना प्रमुख को ललकार दे? सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान में अगर आपको सत्ता में आना है, सत्ता में हैं, तब भी आप सेना प्रमुख को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान चैलेंज करते रहे हैं। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है। पाकिस्तान में इमरान खान करो या मरो, इस पार या उस पार के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा जो ये कहते हैं कि जो सत्ता है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका जो अपना इंतज़ामिया है, जो सेना है, उसका अपना फ़र्ज़ है देश की रक्षा करने का, बस वहीं तक वो महदूद रहना चाहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वो इस महीने रिटायर होना चाहते हैं? क्या वो राजनीति से दूर हैं? क्या वो सत्ता में अपना दखल नहीं रखना चाहते हैं या नहीं रखते हैं? ये सरासर गलत है। जनरल बाजवा की सच्चाई को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पाकिस्तान में इमरान खान के आंदोलन को या फिर वहाँ की सरकार की नाकामी को। जनरल बाजवा वैसे जनरल रहे हैं जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, यानी मैं पिछले साल की बात कह रहा हूँ, जब इमरान खान लगातार ये कह रहे थे, अप्रैल से पहले 2022 अप्रैल से पहले, सत्ता से बेदखल होने से पहले इमरान खान ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ़ अमेरिका जो है वो लामबंद हो रहा है।
अमेरिकी एजेंसीज़ और अमेरिकी सरकार पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ ताकतों को खड़ा कर रहा है और वो चाहते हैं कि वो वहाँ की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से बेदखल हो जाएं, एक ऐसी सरकार आए जो अमेरिका की कठपुतली हो। मगर उस समय जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि अमेरिका हमारा पुराना दोस्त है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। अमेरिका से रिश्ते बेहतर क्यों? इसलिए कि अमेरिकी सरकार जो पाकिस्तान को पैसा देती है, उस पैसे से पाकिस्तान की सेना चलती है। पाकिस्तान की सेना के भीतर जो लूट खसूट चली रहती है, या फिर सेना के जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग हैं, जिनके पास ज़मीन जायदाद मकान और बहुत सारा लाव लश्कर तैयार हो जाता है, उसका कारण वो मदद है जो बाहर से मिलती है। और बाहर से मिलने वाली मदद में सबसे ज़्यादा रकम अमेरिका की तरफ से आती है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तब कैसे जनरल बाजवा बैठ करके अमेरिका की उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. जनरल बाजवा जो सेना प्रमुख हैं, अपने प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह से बोल रहे थे। और फिर अगर वो कहते हैं कि सत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत से वो अपने आप को और सेना को दूर रखना चाहते हैं, तो ये एक फ़रेब है। अगर आप इस फ़रेब में आते हैं तो मुश्किल में आ जाएंगे। इमरान खान को समझ में आता है कि जनरल बाजवा के फ़रेब में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदमी को सेना प्रमुख से जितनी जल्दी हटा दिया जाए, इसमें रिटायर हो जाए, यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। पाकिस्तान में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो नारे लग रहे हैं या सेना को लेकर के जो आक्रोश है, ये पहली बार दिख रहा है। और सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि सेना प्रमुख का दखल पाकिस्तान की सत्ता में ज़्यादा है। पहले भी हो रहा था, लेकिन अब मीडिया, सोशल मीडिया और सूचना के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इतने सक्रिय हैं कि आप लोगों तक सूचना पहुंचने से रोक नहीं सकते हैं। लोग जागरूक हो गए हैं। ये बहुत भला है मीडिया का, और मीडिया का शुक्रिया पाकिस्तान की आवाम और वहाँ की हुकूमत, यानी कि सत्ता में जो लोग हैं और राजनीति में जो लोग हैं, दोनों करना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में सेना सत्ता में आती है तो जमहूरियत के, लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक है। पहले भी होता रहा है, वो याहिया खान हो, याकूब खान हो, जनरल ज़ियाउल हक हो या परवेज़ मुशर्रफ हो, इन लोगों ने पाकिस्तान में जब हुकूमत अपने हाथ में ली तो फिर वहाँ जमहूरियत का गला घोंटा और लोगों के हक़ में कभी भी काम नहीं हुआ। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर उस तरीके से बढ़ा नहीं जिस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए। वहाँ लोगों की आवाज़ खुल करके आई नहीं जिस तरीके से लोकतंत्र में आनी चाहिए। इसलिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश के लिए पाकिस्तान में सेना का दूर रहना और अपने दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से दलों का आना, यह भी उतना ही ज़रूरी है। इमरान खान अगर मोर्चा लेकर के निकलते हैं, वो सत्ता से शहबाज शरीफ और उनकी अगुवाई में जो गठबंधन है सत्ता में, उसको बेदखल करना चाहते हैं, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गोली चल जाती है, उस आदमी पर आप जानलेवा हमला कर देते हैं जो आपकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है या फिर अगले चुनाव में सत्ता में आ सकता है, तो आप भी लोकतंत्र के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना सेना प्रमुख, यानी कि शहबाज शरीफ, उनकी अगुवाई में चलने वाली सरकार भी लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान में चलना नहीं चाहती है। वो सत्ता में बने रहना चाहती है सेना की कीमत पर, उसके समर्थन से, और यह भी गैर लोकतांत्रिक है, बेहद ख़तरनाक है। इमरान खान के साथ मैं थोड़ी देर के लिए जो वहाँ की सहानुभूति लोगों की है या हमदर्दी है, उसको रखते हुए भारत ला रहा हूँ। भारत में भी लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। एक खुला लोकतंत्र है। अगर पाकिस्तान में किसी भी आदमी को सेना के ख़िलाफ़ बोलना हो तो उसको सोचना पड़ता है, सरकार के ख़िलाफ़ बोलना हो तो सोचना पड़ता है। लेकिन भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है। यहाँ भी एक यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा है, लंबी यात्रा है, चल रही है, 3500 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, 50 दिन से ज़्यादा की यात्रा है। लेकिन राहुल गांधी खुले में चल रहे हैं, बेधड़क चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आग उगल रहे हैं। ये लोकतंत्र है, उनके पास अधिकार है बोलने का। जो सत्ता में व्यवस्था बैठी हुई है उससे टकराने का, लड़ने का, लोगों की आवाज़ उठाने का। आपको हो सकता है कि वो कुछ मामलों में गलत हो, कुछ मामलों में सही हो, लेकिन लोकतंत्र है, इसका बने रहना, बचे रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इसी का गला घोंटा जा रहा है। जनरल बाजवा
और शहबाज शरीफ जो कथित तौर पर लोकतंत्र के नुमाइंदा हैं, लेकिन वो अगर जनरल बाजवा की ताकत पर भी और उनके समर्थन से ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो दरअसल वो एक सैन्य हुकूमत पाकिस्तान में लोकतंत्र की आड़ में खड़ा करना चाहते हैं, और यह भी गलत है। इमरान खान ठीक होने के बाद सड़कों पर आएंगे। पाकिस्तान में वो एक ताकत बन गए हैं। उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ दिनों में बेहिसाब बढ़ी है। लोगों का समर्थन उनके साथ बेहिसाब खड़ा हुआ है, और वहाँ जो मौजूदा सरकार है उसके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, और सेना के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में जब चुनाव होंगे तो इमरान खान सेना के खिलाफ होकर के भी और वहाँ की तमाम जो इंतज़ामिया है उसके विरोध में खड़ा होकर के भी अगर सत्ता में वापसी करते हैं, सत्ता में लौटते हैं, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की, जमहूरियत की यह बहुत बड़ी जीत होगी, और यह जीत पाकिस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी। ये टर्निंग पॉइंट होगी वहाँ के इतिहास में, और यहाँ से पाकिस्तान एक नई राह ले सकता है, नई करवट ले सकता है। मगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान अपने पुराने ढर्रे पर ही चलता हुआ एक मुल्क होगा जो कई तरह की बंदिशों, कई तरह की साजिशों और कई तरह की जकड़बंदियों में जकड़ा रहेगा, फंसा रहेगा। अरसत में आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ और उनके अधिकार महफूज हों। आज इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले हफ्ते इसी समय। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।